ठीक है, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल तक देख चुके थे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का प्लांट में, वो डिफ्यूजन के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही हो सकता मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि अगर आप डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है तो इट विल टेक 2.5 सेकेंड टू ट्रैवल 50 माइक्रोमीटर। और आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको इस रफ्तार से 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, ईयर्स में बताना है आपको। तो ये हम लोग पिछले बार किए थे। अब इसके आगे देखते हैं। सो इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ्टन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड अक्रॉस वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, ठीक है, तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, हाँ, कुछ सब्सटेंसेस को। So sometimes the site of production or absorption and sites of storage are far too from each other. कहने का मतलब प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज प्रोडक्शन साइट PS एंड दिस इज इम्पैक्ट साइट जहाँ पे वो फंक्शन करेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। सो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल नॉट सफिस। ठीक है, तो इनके बस की बात नहीं है कि इतना दूर का ट्रांसपोर्ट कर पाए 100 मीटर की दूरी पे या 100 फीट की दूरी पे। सो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स become necessary so as to move substances across long distances and at a much faster. तो कहने का मतलब ये तेज गति से भी होना चाहिए, लंबी दूरी तय करनी है तो अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। So water and minerals and food, they are generally moved by a mass or bulk flow system. ठीक है, यहाँ पे आया मास और बल्क फ्लो सिस्टम। तो अब आप देखे होंगे जैसे बाढ़, बाढ़ में आप क्या होता है, कुछ भी फेंक दीजिए वो बाढ़ के पानी के साथ निकल जाएगा। फ्लडिंग में आप देखे होंगे। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ठीक है, जो भी है, मिनरल्स है, फूड है, वो क्या है, मास फ्लो, मतलब बल्क में फ्लो कर जाता है। ठीक है, सो मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क or n massive from one point to another as a result of pressure differences between the 2 points. ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है तो इन दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है, डेल्टा पी। सो दिस डेल्टा पी विल ड्राइव ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पॉइंट P1 to P2 एंड दैट टू इन बल्क। ठीक है, एन मैसे मतलब इन बल्क, लार्ज क्वांटिटीज। So it is characteristic of mass flow that substances, whether in solution or in suspension, are swept along at the same pace as in a flowing river. तो आप जैसे देख रहे हैं ना कि रिवर में कुछ भी चीजें होती हैं वो सेम स्पीड के साथ मतलब स्वेप्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ भी फेंक दीजिए बह जाएगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है मास फ्लो। ठीक है, जो सब्सटेंसेस हो, जैसे कि नदी के पानी में फ्लो है, उसी तरह यहाँ पे भी वो मास फ्लो हो रहा है या बल्क फ्लो हो रहा है। So this is unlike diffusion, where different substances move independently depending on their concentration gradient. Diffusion में क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है उसका मूव, ठीक है, लेकिन वो अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एक साथ मूव कर जा रहा है। ठीक है, so bulk flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient which is maintained in a garden hose, जिससे आप गार्डन में गार्डनिंग करते वक्त पानी डालते होगे पौधों में, तो वो क्या है, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है इसलिए पॉजिटिव प्रेशर है। और उसी तरह एक दूसरा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जब आप कोका कोला, पेप्सी वेप्सी स्ट्रॉ के जरिए पीते हो तो आप क्या करते हो, उसको सक करते हो। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये जो बल्क फ्लो है ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, या तो आप उसको खींचिए या तो आप उसको मतलब फोर्स कीजिए आगे जाने के लिए। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल, दिस बल्क flow or mass flow of substances is possible by both positive hydrostatic pressure gradient as well as negative हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो पॉजिटिव आप देख रहे हैं गार्डन होज में किस तरीके से पानी आगे की तरफ जाता है, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, सक्शन पंप। ठीक है, आप खींच रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आपको पॉजिटिव और
नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट आपको समझना है। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है उसका बेसिक कारण क्या है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। और डिफ्यूजन का क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। So the bulk movement of substances through the conducting or vascular tissue of plants is called translocation, ठीक है। तो ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है, मास फ्लो जो हो रहा है सब्सटेंसेस का थ्रू जाइलम फ्लोइंग, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसलोकेशन कहलाएगा, ठीक है। So do you remember studying cross sections of roots, stems and leaves of higher plants and studying the vascular system? The higher plants have highly specialized vascular tissues such as xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of mainly water, हम लोग पहले जान चुके हैं, mineral salts, some organic nitrogen and hormones. कहाँ से, from roots to the aerial parts of the plant. यही हो रहा है, मतलब soil से आपको stem में जाता है ये सब, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल सॉल्ट्स हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन्स हैं वो जड़ से तना में, तो यूनिडायरेक्शनल आप देख रहे हो कि जा रहा है। और तो फ्लोइम है, ये क्या करता है, तो फ्लोइम ट्रांसलोकेट्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये आप देखो मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, पत्तों में खाना बन रहा है, ठीक है, और वो प्लांट के डिफरेंट वेरियस पार्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस of translocation procedures in the two types of highly specialized vascular tissues which is xylem phloem। तो आपसे पूछा जाएगा xylem क्या कंडक्ट कर रहा है, phloem क्या कंडक्ट करता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल किस में है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किस में है। तो ये चीजें हम आपको पहले ही आपको यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हम समझा चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आता है कि जो प्लांट्स है वो पानी को कैसे एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, कैसे एब्सॉर्ब करेगा, तो जड़ कैसे एब्सॉर्ब करेगा पानी। सो वी नो दैट द रूट्स एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू प्लांट। आप पानी जड़ में डालो, ठीक है, बट आप देखे होंगे नेता लोग जब वन महोत्सव का फोटो शूट कराता है तो लोग क्या करता है, वो पानी डालता है पत्तों पर, ठीक है, आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो रूट्स हैं वो ज्यादातर पानी जो भी आप प्लांट्स पे डाल रहे हैं इट विल एब्सॉर्ब। सो दैट इज व्हाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नॉट ऑन द लीव्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, आप मिट्टी में पानी डालिए, पत्तों के ऊपर पानी नहीं डालिए। सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। ये आपको बताया गया था जब हम बता रहे थे कि रूट हेयर्स का काम ही है पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। So these root hairs are present in millions at the tips of the root, ठीक है। तो रूट टिप पे आपको रूट हेयर्स लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे। So these root hairs are thin-walled, slender extensions of root epidermal cells that greatly increase the surface area for absorption। ये भी आपको बताया जा चुका था, रूट हेयर्स का क्या काम, ये सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब हो। So water is absorbed along with mineral solutes। पानी और मिनरल्स जो हैं वो एक साथ एब्सॉर्ब हो जाएंगे, किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा, प्योरली बाय डिफ्यूजन, इसमें कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है। डिफ्यूजन के जरिए पानी और मिनरल सोल्यूट्स जो है वो रूट हेयर्स के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। सो डिफ्यूजन आप समझ रहे हो क्या, along the concentration gradient है, ठीक है। So once water is absorbed by the root hairs, it can move into deeper root layers by two distinct pathways। अब diffusion के द्वारा क्या हुआ, ये जो root hairs है ये पानी को ले लिया, अब ये क्या करेगा, अब इसको अंदर जाना है, तो ये दो तरीकों से जा सकता है into the deeper layers, ठीक है। First pathway is called apoplastic pathway, the second pathway is called the symplastic pathway। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर, ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है।
तो अब यहाँ एपोप्लास्ट पाथवे समझिए. The apoplast is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except at the Casparian strips of the endodermis region in the roots. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए डायग्राम है आपका. ठीक है. So this diagram shows the pathway of water movement in the root. तो ये जो एपोप्लास्टिक सिस्टम है ये आपका क्या है, एडजेसेंट जो यहाँ पे सेल्स आपको दिख रहे हैं इनका सेल वॉल. ये देखिए ये आपका सेल वॉल. ठीक है. ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. अब यहाँ पे देखिए तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एंडोडर्मिस रीजन में आप देखिए कि ये आपका कास्पेरियन स्ट्रिप आ गया. ठीक है. अब ये कास्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पे देखिए. अब पानी यहाँ से थ्रू दिस सेल वॉल नहीं जा सकता, यहाँ से पानी नहीं जा सकता आगे क्योंकि कास्पेरियन स्ट्रिप है. ठीक है. अब इसको अंदर घुसना ही पड़ेगा. ये देखिए एरो दिया हुआ है, वाटर विल एंटर इनसाइड. ठीक है. So the apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cell. तो जब तक ये इसको वॉल से रास्ता मिलेगा पानी को, ये वॉल से जाता रहेगा. जैसे एंडोडर्म डायग्राम से क्लियर कट. So movement through the apoplast does not involve crossing the cell membrane. ठीक है. This movement is dependent on the gradient. ठीक है. तो एपोप्लास्टिक पाथवे का क्या खासियत हो गया, ये भी ग्रेडियंट डिपेंडेंट और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है. The apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. ठीक है. तो यहाँ एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या हो रहा है, पानी भारी मात्रा में मूव कर रहा है, मतलब बल्क में मूव कर रहा है. As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे पानी इवेपोरेट कर रहा है, इवेपोरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, भाप बन के उड़ जाना. ठीक है. तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में या फिर एटमॉस्फेयर में जब पानी इवेपोरेट करता है तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट टेंशन डेवलप हो जाएगा आपका जो स्ट्रीम ऑफ वाटर एपोप्लास्ट में मौजूद है. ठीक है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मास फ्लो या बल्क फ्लो पानी का हो रहा है एपोप्लास्टिक पाथवे से, दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब यहाँ एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी का आपको मतलब समझना है. एडहेसिव का मतलब आप समझते हो, आप गम मतलब फेविकॉल देखे होंगे. ठीक है. वहाँ क्या होता है, एडहेसिव आप लगाते हो. कहने का मतलब एक बॉडी है वो टूट गया है, उसके बीच में आपने क्या किया कि फेविकॉल लगाया. तो यहाँ दो बॉडी है, सोचिए. ठीक है. सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है. कोहेसिव मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल ही है यहाँ पे. ठीक है. तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है. कहने का मतलब कोहेजन है. वाटर मॉलिक्यूल आपस में कोहेज होके चल रहा है. ठीक है. एडहेसिव का मतलब कि पानी जिस चैनल से जा रहा है, पानी और जो वॉल है वो दोनों इंटरेक्ट कर रहा है. एडहेसिव मतलब वो गिरेगा नहीं, वो एडहेसिव है, चिपका हुआ है. ठीक है. ये समझिए दो चीज. यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, इट इज बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है. बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है. So primarily we are talking about water, so it will be about water. ठीक है. सेम वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और ये दोनों साथ साथ ऊपर चढ़ रहे हैं. एडहेसिव का मतलब क्या है, जो वॉल है, तो एक बॉडी वॉल हो गया और दूसरा वाटर हो गया, इनके साथ एक ट्रेन बनता है और वो ट्रेन आगे बढ़ती है. ठीक है. कंपार्टमेंट आप उस हिसाब से समझिए. तो पानी इस टाइप से बन रहा है. आप जो पानी ऊपर चढ़ रहा है ये कंपार्टमेंट समझिए, ऐसे ऐसे चढ़ रहा है. ठीक है. आप इसको ऐसे ध्यान दीजिए. ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं. देखिए ये कंपार्टमेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल,
5वां, ठीक है। इसको अब आप देखिए, इन दोनों के बीच में आपका कोहेसिवनेस है, ठीक है, तो ये टूटेंगे नहीं, कंटिन्यूअस रहेंगे। और दूसरा, जब ये मूव कर रहे हैं चैनल जाइलम से, तो ये जाइलम के वॉल से इनका ये रहेगा, कनेक्शन रहेगा। सो दिस इज two different molecules are involved. So both these forces are in action, adhesive action, cohesive action. इसके कारण क्या होता है, ये जो ट्रेन बना है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये टूटता नहीं है, ठीक है, और ये मूव करता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, adhesive force is between two different kinds of molecules and cohesive is between the same molecule। तो यहाँ हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। एडहेसिव फोर्स का मतलब वाटर मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। ये ला बात समझ में आ गई आपको, एडिशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग एडिशन कोहेजन टेंशन थियरी बोलते हैं, क्योंकि ये टेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से क्या हो रहा है, आपका पानी जो है इवेपोरेट कर जा रहा है, ठीक है। इसको आप अपने ऊपर समझिए, आपको पानी की दरकार पड़ती है, आपको जब प्यास लगता है, गला सूखता है, तब ना आप पानी पीते हो, ठीक है। तो एक तरफ से पानी का लॉस हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, आपका पानी का लॉस हो रहा है, तो आप पानी पीजिएगा। प्लांट्स के साथ भी यही होता है। प्लांट में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होगा इंटरसेल्यूलर स्पेस में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो टेंशन डेवलप होता है, उसको लगता है मेरा पानी तो खर्च हो रहा है, मेरे को पानी चाहिए। तो पानी का सोर्स क्या है, उसको उसको सॉइल से पानी लेना है, कोई दूसरा सोर्स तो है नहीं, तो वो टेंशन डेवलप हो रहा है। तो देयर आर थ्री फोर्सेस, adhesive forces between two different molecules, cohesive forces between the water molecules, and this tension which develops because of evaporation of water and absence or lack of water in the plant system। अब उसको टेंशन हो जाएगा कि पानी खर्च हो रहा है, अब उसको पानी चाहिए। तो ये तीन चीज है फोर्सेस दैट ड्राइव कि पानी सॉइल से वो ऊपर खींच पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिक्सन एंड जॉलीज adhesive cohesive adhesion cohesion tension theory, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। so this is called Dixon Jolly's adhesion cohesion tension theory, ठीक है। तो वी कॉल इट एक्ट, याद रखने के लिए हम एक्रोनिम बना लेंगे, एक्ट, एडिशन, कोहेजन एंड टेंशन थियरी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था आपको प्लास्टिक पाथवे, जहां पे आप सेल वॉल के जरिए जा रहे हैं, एंडोडर्मिस एरिया में आपको कोई बैरियर मिल गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो आपको बाकायदा जो मूवमेंट है बॉर्डर का वो इंटरसेल्यूलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में आएगा, फिर आगे मूव करेगा। अब उसी तरह आता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। सो दिस सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट्स। So neighboring cells, they are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmodesmata। अब इसको आपको ऊपर फिर से डायग्राम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में पानी इंटरसेल्यूलर स्पेस में आया, और यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं, जिससे कि वो चैनल बना है और पानी यहाँ से निकल सकता है। तो देखिए एपिडर्मिस से वो कॉर्टेक्स में आ गया, फिर यहाँ पे भी देखिए आपका प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं, तो फिर पानी क्या होगा, यहाँ कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका है, ठीक है। सो ये इंटरकनेक्टेड, ये सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है, जहाँ पे आपको जो चैनल प्रोवाइड करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिम्प्लास्टिक पाथ, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वाटर मूवमेंट। तो आप देखो सिम्प्लास्टिक पाथवे में आप देख रहे हो कि पानी जो है वो कैसे मूव कर रहा है सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है। अब आप ये डायग्राम देखो, पानी आया सबसे पहले एपिडर्मिस में आया, ठीक है। तो हम यहाँ एपी शब्द लिखेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस में आया, उसके बाद पानी कहाँ गया, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वो कहाँ गया, तो हम यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा को पीडी लिखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए कहाँ गया, कॉर्टेक्स में गया, ठीक है। अब कॉर्टेक्स से फिर उसको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मिलेगा, सो इट विल गो टू एंडोडर्मिस। अब वो एंडोडर्मिस से फिर उसको प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंडो।
फिर उसको प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा, फिर जाएगा पेरिसाइकिल, ठीक है, और फिर पेरिसाइकिल से फाइनली वो क्रॉस करके जाइलम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर ये लोग पूछता है। हमने यहाँ पीडी टर्म इंट्रोड्यूस किया है प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। एग्जाम में आपका रहेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम। दैट इज द फ्लो ऑफ पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथ। अब अगर आप एपोप्लास्टिक पाथवे की ओर देखेंगे तो एपोप्लास्टिक पाथवे में देखिए पहले पानी आया यहाँ, ये आपका सेल वॉल होते हुए एपिडर्मिस के सेल वॉल होते हुए यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा इधर कॉर्टेक्स का सेल वॉल से होते हुए जाएगा, एंडोडर्मिस में वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से टकराएगा और एंडोडर्मिस में उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब वो जब ये रीजन पार कर जाएगा तब वो वापस फिर से जा सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब इस जगह पे ब्लॉकेज, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या रोल है, ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस एरिया, ठीक है, इन द रूट, एंड दीज ब्लॉक वाटर मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे। तो इस एंडोडर्मिस एरिया में जो वाटर का मूवमेंट होगा वो इंटरसेल्यूलर स्पेस के जरिए होगा, तो ये अंतर है। तो यहाँ पे आप पाथवे जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। So the symplastic system is the system of interconnected protoplasts and the neighboring cells. They are connected through cytoplasmic strands that have connections through plasmodesmatal. तो ये plasmodesmatal जो connections हैं ये पानी को रास्ता देते हैं, ठीक है। So during symplastic movement, water travels through the cells, their cytoplasm, and intercellular movement is through the plasmodesmata. अभी हम लोग डायग्राम में देखें, साइटोप्लाज्म होके जा रहा था पानी, और जब एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा रास्ता दे रहा है। सो वाटर हैज टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप समझिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। अब चूंकि यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन को पास करना ही पड़ेगा, इसलिए पानी जो है, पानी का जो मूवमेंट है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, पानी का मूवमेंट फास्ट था क्योंकि वहां सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ता, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ता है, इसलिए वहां मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो रिलेटिवली फास्ट है एंड इट इज मास फ्लो। बट symplastic pathway में it is not possible because water has to enter the cells through the cell membrane, और सेल मेम्ब्रेन का आप प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि देयर आर हाइड्रोफोबिक एरिया, हाइड्रोफिलिक एरिया। तो जब वाटर हाइड्रोफोबिक एरिया को उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट होगा वो स्लोअर हो जाएगा, ठीक है। सो मूवमेंट इज अगेन डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपको ध्यान देना है कि जो पानी का जो मूवमेंट है वो दोनों केसेस में, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के केस में, डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में एक और फायदा हो सकता है, इट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब समझिए बात को, पानी जा रहा है साइटोप्लाज्म होके, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका ये मान लेते हैं सेल है और साइटोप्लाज्म है बीच में, तो ये स्ट्रीम कर सकता है, ठीक है, स्ट्रीम कर रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं, साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये भी इसको फॉरवर्ड मूवमेंट में पानी को मदद कर सकता है, ठीक है। So you may have observed cytoplasmic streaming or cyclosis in the leaf cells of hydrilla. So the movement of chloroplast due to streaming is easily visible. तो इसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं और ये एग्जाम्पल हाइड्रिला का पूछता है, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को आप लीफ ऑफ हाइड्रिला में देख सकते हैं आसानी से, वो कौन सा फेनोमिनन है, तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइक्लोसिस काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी मूव कर रहा है, हेल्प करता है पानी को आगे बढ़ने में, ठीक है। तो बेसिकली अभी एपोप्लास्ट और एंडो सिम्प्लास्ट में एक अंतर बहुत स्पष्ट है, वो अंतर ये है मूवमेंट का, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ब्रेकर जो है आपका यहाँ पर मौजूद है, और वो है नेगोशिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से पास करना है, इसलिए जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखें। Now most of the water flows in the roots occurs via the
एपोप्लास्ट since the cortical cells are loosely packed and hence they offer no resistance to water movement. अब देखिए हमेशा जो मूवमेंट होता है it happens through least resistance pathway, ठीक है, चाहे आर्मी फाइट करे, चाहे इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, इलेक्ट्रॉन्स भी उसी रास्ते से मूव करेंगे जहां पे उनको रेजिस्टेंस सबसे कम है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। जहां रेजिस्टेंस एकदम कम है वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो ऑब्वियसली जब हम मूवमेंट और स्पीड की बात करते हैं तो इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू लीस्ट रेजिस्टेंस पाथवे, ठीक है। यहाँ पे भी यही होता है, पानी जो है, ज्यादातर पानी जो कैसे जाएगा, वो एपोप्लास्ट के माध्यम से जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के आसपास मिल रहा है, ठीक है। सो द इनर boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because a band of suberized matrix called the Casparian strip, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब पानी मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि पानी मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे थे ऊपर डायग्राम में, तो वो क्या होता है, जब एंडोडर्मिस रीजन आ रहा था तो एंडोडर्मिस रीजन में उसको एक ऐसा स्ट्रिप मिल रहा है, एरिया, जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली वाटर को क्यों नहीं अलाउ करता है मूवमेंट, क्योंकि वो इम्पर्वियस है। इम्पर्वियस मतलब वाटर को अलाउ नहीं करेगा, इसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मिल रहा है स्यूबरिन, ठीक है। सो इट इज अ बैंड ऑफ सुपराइज्ड मैट्रिक्स। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज बैंड ऑफ सुपराइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस कॉल्ड, सो आंसर इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो आपको बताना पड़ेगा क्या चीज का, लिग्निन है, सुपरिन है, सेल्यूलोज है, इस टाइप का ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का नेचर क्या है, सो इट इज अ बैंड, मतलब वहां सुपरिन मौजूद है और दिस सुपरिन विल मेक इट impervious to water, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर, ठीक है, तो वो पास नहीं करेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप से। अब उनके पास रास्ता बचता नहीं है, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सुपराइज्ड, तो दे विल एंटर इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर आएंगे, ठीक है। So the water then moves through the symplastic pathway and again crosses a membrane to reach the cells of the xylem, ठीक है। तो कहने का मतलब है एपोप्लास्टिक मूवमेंट होने के बावजूद एंडोडर्मिस एरिया में जो मूवमेंट है वो सिम्प्लास्टिक होगा। व्हाई? बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप। पानी को चूंकि एक बैरियर मिल गया तो पानी अब सेल वॉल के माध्यम से नहीं जा सकता है, उसको अब इंटरसेल्यूलर स्पेस साइटोप्लाज्म के जरिए ही उसको जाना पड़ेगा, और साइटोप्लाज्म में वो एंटर करेगा तो बगैर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किए तो एंटर कर नहीं सकता। सो दे विल एंटर into the cellular intercellular space through the membrane, ठीक है। so this will make the transport symplastic in nature। तो आप देख रहे हो कि एपोप्लास्टिक जो पाथवे है ultimately becomes symplastic in nature, okay? So the movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis area, so this is the only way water and other solutes can enter the vascular cylinder। यही पूछता है, ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे तक तो ठीक है आपका, ठीक है। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में आए, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आए, एंडोडर्मिस में मेरे को कैस्पेरियन स्ट्रिप मिला, वहां फिर अब मेरे को सिम्प्लास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम पेरिसाइकल में आएंगे और उसके बाद हम वैस्कुलर सिलेंडर जाइलम में जाएंगे, ठीक है। तो ये अंतर है आपका एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में आप प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए सेल्यूलर स्पेस से पास करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। अब होता है कि यहाँ पे अब ये डायग्राम देखिए, फिगर 11.7, it shows symplastic and apoplastic pathways of water and ion absorption and movement in roots, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिम्प्लास्टिक पाथवे है, ये क्या किया आपका, बीच से जा रहा है, देखिए बीच से जा रहा है, ठीक है, आराम से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंडोडर्मिस आ गया, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो पास करेगा नहीं, उसको यहाँ से पास करना पड़ेगा, बीच से जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, सेल को पास करते 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 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे है ये, हाँ, तो ये कॉर्नर कॉर्नर सेल वॉल होते होते जाएगा, देखिए यहाँ सेल वॉल होते होते जा रहा है, होते होते जा रहा है, और लास्ट में देख रहे हैं कि उसको फिर आपका
कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल गया, तो ये होते होते जाएगा अल्टीमेटली उसको सिम्प्लास्टिक पाथवे होके ही वो एंटर करेगा। सो दिस एपोप्लास्टिक पाथवे बिकम सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस एरिया, और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है, उसके बाद वो अंदर जाइलम तक पहुंच पाए, ठीक है, पेरीसाइकिल फिर जाइलम, तो ये पेरीसाइकिल रीजन हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड देन जाइलम जो वैस्कुलर सिलेंडर। कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली इन द एंडोडर्मिस एरिया जो वाटर का मूवमेंट होगा वो सिम्प्लास्टिक, ये क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। समझ में आया आपको? हेलो हेलो यस सर। हेलो। तो कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों पाथवे जो है समझना होगा। हमने आपको क्या बोला कि जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है दैट इज थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, आसानी से पार कर जा रहा है, बट जब, लेकिन इसमें स्लो होगा मूवमेंट्स क्योंकि आपको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। एपोप्लास्टिक पाथवे बल्क मूवमेंट है, फास्ट है, क्योंकि आप सेल वॉल के माध्यम से जा रहे हैं, वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस सिर्फ आएगा, आपको एक बैरियर आता है एंडोडर्मिस एरिया में, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको यहाँ दिख रहा है यही एक बैरियर है। तो इस एरिया में क्या होगा, जो स्ट्रैटेजी होती है वाटर मूवमेंट की वो सिम्प्लास्टिक, फिर वो अपना वैस्कुलर सिलेंडर में एंटर कर जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू पेरीसाइकिल। सो जो ऑर्डर है वाटर मूवमेंट का वो है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल एंड देन फाइनली जाइलम, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। So once inside the xylem, water is again free to move between the cells as well as through them. ठीक है? So in young water, in young roots, water enters directly into the xylem vessels or tracheids. These are non-living, and so they are parts of apoplast. The path of water and plants into the roots, subvascular system, in this figure जो कि हम अभी explain कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ कहता है कि एक बार पानी जब जाइलम सिलेंडर में एंटर कर गया तो अब पानी फ्री है, ठीक है, मतलब वो इंटरसेल्यूलर मूवमेंट शो कर सकता है या इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट शो कर सकता है, दोनों, विद इन द सेल, थ्रू, बिटवीन टू द सेल्स, बिटवीन टू सेल्स, ठीक है, तो बोथ इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज इंटरसेल्यूलर मूवमेंट इज पॉसिबल। लेकिन जो रूट नए बने होते हैं तो वाटर क्या करेगा, उसमें डायरेक्टली जाइलम वेसल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कि दीज आर नॉन लिविंग कॉन्डुइट्स, कॉन्डुइट्स मतलब जो कंडक्ट करता हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है, तो एपोप्लास्टिक पाथवे, तो ये भी एग्जाम्पल ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो यंग रूट्स में वाटर वो किसका पार्ट हो सकता है, एपोप्लास्ट का पार्ट हो सकता है। Some plants have additional structures associated with them that help grow. अब सिर्फ रूट हेयर्स सरफेस एरिया बढ़ाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ बताए थे एसोसिएशन, ठीक है, सो दिस माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद, तो ये माइकोराइजा जो है ये भी आपका काम कर रहा है क्योंकि इनमें अपना हाइफल नेटवर्क होता है फंगस में, तो वो क्या करेगा, ये फंगल का जो नेटवर्क है हाइफल नेटवर्क, उसके जरिए क्या करेगा, सरफेस एरिया और बढ़ा देता है, ठीक है, और आसानी से जल आयन वो एब्सॉर्ब कर सकता है। सो दीज फंगल फिलामेंट्स दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और stems, ठीक है, so the hyphae they have a very large absorb mineral ions and bottom from the soil a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do, ये नेटवर्क जबरदस्त होता है, ठीक है, फंगल नेटवर्क, तो इनका काम क्या है, इनका काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को दे देना, ठीक है, तो फंगस पानी और मिनरल दे रहा है, बदले में क्या कर रहा है फंगस, चूंकि वो हेटेरोट्रोपिक है तो खाना लेगा, ठीक है, सो द फंगस प्रोवाइड and in turn the roots will produce sugars and nitrogen. So this is symbiotic.
सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को परस्पर बेनिफिट दे रहे हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। और सिम्बायोसिस हम बोल सकते हैं, इसका मतलब एक दूसरे की परस्पर मदद करना, ठीक। तो पे हो रहा है आपका, देखो अपने फंगल हाइफल नेटवर्क से फंगस जो है मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट को देता है, बदले में वो रूट से शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेता है, ठीक है। तो दोनों का काम चल जा रहा है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद अ माइक्रोराइज, ऑब्लिगेट मतलब जरूरी, एकदम जरूरी, नहीं रहेगा दोनों का साथ तो मर जाएगा, ठीक है, प्लांट मर जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल पाइनस सीड्स दे नॉट जर्मिनेट एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ, मतलब एकदम जरूरत है, ठीक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो पाइनस सीड्स जो है वो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट का मतलब एब्सोल्युटली एसेंशियल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप मीन्स एब्सोल्युटली एसेंशियल, ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब होता है इसी का, फैकल्टेटिव का मतलब नॉट इसेंशियल, ठीक है। जैसे हमने मान लिया फैकल्टेटिव एरोब, अगर ये टर्म हम लेते हैं, एरोब का मतलब है ऑक्सीजन लेना, फैकल्टेटिव एरोब का मतलब अगर उसको ऑक्सीजन मिला तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। फैकल्टेटिव एनाएरोब कहने का मतलब उसको अगर एनाएरोबिक कंडीशन है तब भी चलेगा, सरवाइव करेगा, नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब, कहने का मतलब उसको ऑक्सीजन मिलते हुए मर जाएगा, ठीक है। तो अंतर समझिए, ऑब्लिगेट एन एरोब का मतलब, ऑब्लिगेट एरोब का मतलब क्या है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो मर जाएगा। तो फैकल्टेटिव है, ऑक्सीजन है नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। तो फैकल्टेटिव मतलब नॉन एसेंशियल, एब्सोल्युटली, ठीक है। आपका डिफरेंस फैकल्टेटिव और